ठीक है। पहला टॉपिक जो है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। यू नो व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, बिकॉज a lot of work run on only due to the electricity. आपके घर में आप जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, आपका मोबाइल फोन हो, आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, इवन फैक्ट्री हो गया, मेट्रो हो गया, दिस ऑल run on electricity. So electricity is an important source of energy in modern times. Electricity is used in our homes, in industry, and in transport. For example, electricity is used in our homes for lighting, operating fans, heating purpose. In industry, electricity is used to run various types of machine, and transport sector electricity is being used to pull electric trains. In this chapter, we will discuss the electric potential, electric current, electric power, and heating effect of electric current. In order to understand the electricity, we should first know something about electric charge. ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हमें क्या सीखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक चीज क्लियर होगी, ध्यान देना। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मींस किसी भी पदार्थ के अंदर पाया जाने वाला मूलभूत गुण। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी। ठीक है, याद रखना चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी में पाया जाता है। जैसे आपको पता है हर एक बॉडी किससे बना होता है, एटम से। एटम्स किससे बने होते हैं, एटम्स आर एटम आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम में जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक्चुअली चार्ज क्या होता है, जब आप किसी बॉडी को सपोज करो स्केल लेते हो और स्केल से क्या करते हो स्केल से, ठीक है, सपोज करो स्केल से जब आप अपने सिर को रगड़ते हो, है ना, तो आप देखोगे कि ये जो स्केल होगा वो चार्ज हो जाएगा। उसके सामने अगर आप क्या बिट्स ऑफ पेपर लेकर जाओ तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब ये चार्ज हो गया। तो ये चार्ज कैसे होता है, तो जब आप इसको रब करते हो तो हो सकता है शुरू में इसके पास क्या हो, शुरू में स्केल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो, तो ये न्यूट्रल होगा। जब आप रब करोगे तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। देखो आपका क्वेश्चन पूछना जरूरी है यहाँ पे, इसलिए अपने माइक को ऑन रखना और आप क्वेश्चन करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दो सपोज करो आप एक स्केल को रब कर रहे हो, शुरू में एक स्केल न्यूट्रल है, यानी इसके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तब ये न्यूट्रल है। सपोज 10 नहीं हो सकता, बहुत सारा होता है, मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ। जब आपने रब किया तो इससे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ, हेड पर आ गया। जब आपने इसको रब किया तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके हेड पर आ गया। तो अब क्या हुआ, इसके पास 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गया और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, यानी ये जो स्केल होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये जो हेयर होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? सिंपली बता रहा हूँ चार्ज क्या है। तो चार्ज किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब एक मूलभूत गुण है, हर पदार्थ के अंदर पाया जाता ही जाता है। लेकिन सभी पदार्थ इलेक्ट्रिकली जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज इनिशियल स्टेज पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब आप रब करते हो, है ना, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से मूव करके दूसरे बॉडी पर चला जाए। जब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लूज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिसमें गेन होगा, जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। लूज करने वाला क्या हो जाएगा, लूज करने वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और गेन करने वाला क्या होगा, गेन करने वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो याद रखना चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चार्ज इज पॉजिटिव एंड अनदर इज व्हाट, नेगेटिव। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव चार्ज? चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं।
और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं? एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होगा। ठीक है, आपको पता है एटम के अंदर प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और एक एटम पर कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द नेगेटिव चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर अबाउट कितने चार्ज होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर अबाउट माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। दैट क्लियर? समझ में आ गया? यस बच्चों सर। समझ में आ रहा है? समझ में? कितने लोग प्रेजेंट हो आज? सर मैं फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया है, थोड़ा हर सब्जेक्ट को करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, अदरवाइज एक ही चैप्टर लेके बैठना नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है। तो भाई एक तरीके से देखो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर चार्ज सेम ही होता है, बट क्या होता है? उनका नेचर ऑपोजिट होता है। एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो चार्ज की प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल इच अदर। लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल इच अदर। मतलब अगर आप लाइक चार्ज को एक दूसरे के सामने ले जाओ, प्लस प्लस चार्ज लाइक हो गए या माइनस माइनस चार्ज लाइक हो गए, उनको एक दूसरे के सामने ले जाओ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना? एक दूसरे को दूर ढक लेंगे। और लाइक अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर आपको जो कुछ चीज मैं बताना चाह रहा था कि भाई जब आप किसी बॉडी को रब करते हो तो क्या होता है? शुरू में जब आप रब करने से पहले इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहता है? सेम रहता है ना? सपोज करो कोई स्केल है, आप उसको रब कर रहे हो तो शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? चूंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। इसके पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपने इसको रब करना चालू किया तो हो सकता है इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर, सपोज करो कितने इलेक्ट्रॉन? एन इलेक्ट्रॉन निकल कर मूव कर जाए। कहाँ? हेयर पे। तो अब यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। सपोज करो मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि शुरू में इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे। ठीक है, और इसके पास भी अपना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था। ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। जब आपने रब किया तो हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ आ गया? हेयर पे आ गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन हेयर पर आ गया तो इस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया। और अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि कम हो गया तो अब इसके पास 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, है ना? अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचा तो प्रोटॉन कितना हो गया? 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा अब इसके पास। वो 2 प्रोटॉन यहाँ पे दिखाई देगा। बोलो, तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो एक बॉडी पर प्लस एनी चार्ज आता है और दूसरे बॉडी पर माइनस एनी चार्ज हो जाता है। नहीं, जैसे हेयर पे यहाँ पे माइनस एनी चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और स्केल पे प्लस एनी चार्ज आ गया क्योंकि उसने क्या किया? क्योंकि उसने लूज किया। तो यानी किसी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है, चार्ज ऑन अ बॉडी, वो क्या हो सकता है? प्लस माइनस एनी। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो प्लस एनी, और अगर गेन कर रहा है तो माइनस एनी। जहां n क्या होता है? वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n वो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो उसने लूज या गेन किया है, और e क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गया? ये समझ में आया? इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी को आप 12th में जाके पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना जान लो कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस E। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, फिर आगे बढ़े। फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज इन 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज इन 1 कूलम। 1 कूलम में नंबर ऑफ चार्ज निकालना है। तो वी नो दैट चार्ज ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू Ne।
किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, Q इक्वल टू एन ही होता है। हमें क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, निकालिए। तो वी नो दैट चार्ज ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय Q इक्वल टू एन ई, है ना। प्लस या माइनस होता है, या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है किसी बॉडी पर चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। किसी बॉडी पर होने वाला डेवलप चार्ज Q जो होता है वो एन ई के बराबर होता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज द नंबर ऑफ इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्वेश्चन में बता दिया गया है कि Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम। E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 हमको पता है, Q इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुटिंग दिस ऑल वैल्यू इन 1, तो 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहाँ तक समझ में आया आपको बच्चों। अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करें, ऊपर 10 से इंटू कराएंगे। अगर पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से इंटू कराएंगे तो नीचे का पॉइंट गायब हो जाएगा, 10/16 हो गया। और ये 10 टू पावर 19 को -19 को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक्सपोनेंट का रूल है, अगर किसी भी नंबर पर नेगेटिव पावर है, एक्सपोनेंट पर नेगेटिव पावर है, उसको ऊपर ले जाओ तो उसका उसका जो रेसिप्रोकल करने के बाद उसका जो नेगेटिव पावर होगा वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और एक 10 और, इसके पास 19 10 ना, एक 10 और निकाल कर इसको दे दो 10 को, तो ये 100 हो जाएगा। और यहाँ 10 पे पावर 18 हो गया। अब 4 से कैंसिल आउट करो, 4 के टेबल में 25 बार में, 4 के टेबल में 4 बार में, तो 25/4 की वैल्यू 6.25 10 पावर 18 हो गया। यानी एक कूलम चार्ज में अबाउट 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया। ओके सर, आ गया समझ बच्चों। अब यस यहीं सर। पर हमें डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम, और कूलम का सर ये डेफिनेशन क्या पावर होगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये पावर 18 कैसे हो गया, 19 था ना। 19 था तो इसमें से एक 10 निकाल करके इस 10 को दे दिया तो ये 100 हो गया। अच्छा और जब आपने एक 10 निकाल दिया तो उसमें 10 पे पावर 18 हो गया। समझ में आया। बोलो जी बोलो, यस सर, कंफ्यूजन है तो अभी फिर यस क्लियर सर, करता हूँ। आ गया समझ में। आ गया यस सर। ठीक है, इफ अ चार्ज कंसिस्ट ऑफ, अब एक कूलम का डेफिनेशन क्या होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया डिफाइन 1 कूलम। तो अगर कोई चार्ज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करे तो उसको एक कूलम से जाना जाता है। इफ अ चार्ज कंसिस्ट ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स it then it is known as it is known as 1 कूलम चार्ज। समझ में आ गया। अगर कोई चार्ज के पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको 1 कूलम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। अभी हमने एक कूलम में क्या देखा, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर कोई चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उनके पास इतना इलेक्ट्रॉन हो, तो हम कहेंगे ये कितने के बराबर होगा, यही तो एक कूलम के बराबर होगा। सो इफ अ चार्ज कंटेन, सपोज करो कोई चार्ज है और वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन किए हुए है ना, या इतने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज कंटेन किए हुए हैं, तो उसको 1 कूलम कह सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो एक्चुअली करंट क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ठीक है, क्या है करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। एक कंडक्टर यानी कि एक मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट जो होता है किसी खास डायरेक्शन में नहीं होता, वो रेंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, वेन
you apply an electric potential on this conductor, जब हम करंट लगाते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे थे, जिनका कोई अपना खास डायरेक्शन नहीं था, वो खुद को एक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा किधर से किधर होने लगता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। याद रखना, जैसे ही किसी मेटल पे आप क्या लगाते हो, करंट लगाते हो, यानी उनको वोल्ट बैटरी से जोड़ते हो, तो उनका फ्लो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड होना शुरू हो जाता है। दैट क्लियर? आ रहा है बच्चों समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो याद रखना, आपको ये कई दफा पूछा गया है। क्या हुआ था कि पहले बार जब साइंटिस्ट ने देखा था, तो उनको लगा था कि ये जो करंट है वो प्रोटॉन का फ्लो है, तो इसलिए उन्होंने एनिशिएंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। इसको हम कन्वेक्शनल करंट भी बोलते हैं। कन्वेक्शनल करंट आई का डायरेक्शन हम अभी भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव ही मानते हैं, ताकि उनको सम्मान दिया जा सके जिन्होंने इस चीज को खोजा था। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोटॉन तो मूव ही नहीं करता, मूव तो इलेक्ट्रॉन करता है। तो आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा कहाँ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। अगर आपसे पूछा आ जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इज दैट क्लियर? तो हमने पढ़ा कि करंट क्या है, करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, चार्ज का फ्लो है ना। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है पर सेकेंड, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कल समझ में आया? द अमाउंट ऑफ चार्ज, सपोज करो कि किसी कंडक्टर से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना, टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज टी टाइम में। तो यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा, क्यू अपॉन टी, और यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम करंट कहते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो करंट इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। सर आई करंट का सिंबल है। हाँ, आई करंट का सिंबल है। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, इट इज करंट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय आई। और सर क्यू चार्ज का, चार्ज क्यू का है, हाँ क्यू चार्ज का है। ठीक है सर। ठीक है, तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट इज एम्पियर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इसको जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसको ए मीटर कहा जाता है। ठीक है, ए मीटर वो डिवाइस है जिससे करंट को मेजर किया जाता है। याद रखना, ए मीटर, ए मीटर के थ्रू इसको किया जाता है, जो सीरीज में लगाया जाता है। हम बाद में पढ़ेंगे इस चीज को, रहने दो, अभी फिलहाल इतना जान लो। ठीक है, एम्पियर का डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, एग्जाम को एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो चलो देखते हैं। हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अगर क्यू इक्वल टू 1 कूलम हो जाए, टी इक्वल टू 1 सेकंड हो जाए, तो आई इक्वल टू क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। अगर ये भी 1 ये भी 1, तो पूरा 1 हो जाएगा, होगा ना? बोलो जी। यस सर। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू 1 कूलम, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड अगर मान ले कि ये भी 1 ये भी 1, तो आई इक्वल टू 1 एम्पियर। तो अगर किसी कंडक्टर से पर एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा हो, तो उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे। अगर किसी कंडक्टर से पर एक सेकंड में कितना, किसी कंडक्टर से पर एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा हो, 1 कूलम, हाँ, तो उसको 1 एम्पियर कहेंगे। तो if 1 coulomb of charge flows through a conductor in per unit of time, then the amount, ठीक है, then the amount of current flowing through the conductor is known as 1 ampere.
क्लियर है? If 1 coulomb Yes, of charge flows through a conductor in per unit of time, then the amount of current flowing through the conductor is known as 1 ampere. अगर किसी कंडक्टर से पर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उसको 1 एम्पियर कहा जाता है। अगर किसी कंडक्टर से पर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उसको 1 एम्पियर कहा जाता है। अगर किसी कंडक्टर से पर 1 सेकंड में 1 एम्पियर पर 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम पर 1 एम्पियर चार्ज फ्लो करे तो उसको 1 एम्पियर कहा जाता है। समझ में आ गया क्या? okay, यस sir. सर। यस सर। तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किया, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो हमें पता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक रीजन होता है। सपोज करो ये चार्ज है तो उसका एक रेंज होगा जहां तक दूसरा चार्ज उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर सकता है। नहीं, एक चार्ज के चारों तरफ एक रीजन होता है जहां तक दूसरा चार्ज उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। Yes, sir. तो किसी चार्ज के चारों ओर पाया जाने वाला वो रीजन जहां तक कोई अनदर चार्ज उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर ले, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उस चार्ज का। ठीक है, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड नया टॉपिक है, ज्यादा डीपली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जानना नहीं, 12th में जानना है, बट थोड़ा सा जानना है यहाँ पे, हालांकि बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? द रीजन अराउंड अ चार्ज। ठीक है, द रीजन अराउंड अ चार्ज in which another charge can experience its force of attraction or repulsion, attraction or repulsion is called electric field of that charge. Electric field of that charge, ठीक है? Electric field of that charge. समझ में आ गया बच्चों? किसी भी चार्ज के चारों तरफ पाया जाने वाला वो रीजन जहां तक उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर ले, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उससे बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? Yes, sir. बोलो। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसके बारे में? नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक तरीके का फोर्स ही है, तो उसका यूनिट न्यूटन ही होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सपोज करो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ एक क्या होगा? उसके चारों तरफ एक रीजन होगा जहां तक उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है ना? एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बोलो। सपोज करो Q एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ Q एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ क्या है? उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब हमें क्या करना है कि एक 1 कूलम चार्ज को इनफिनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाना है। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को कितना? 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाना है। मतलब इस ए पोजीशन से उठाकर बी पोजीशन पर लाना है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात बताओ, ये फोर्स अगर आप इसको उठाकर यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो आपको इस Q के कारण लगने वाले रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना जी आपको। अगर आप उठाकर इसको ला रहे हो तो ये पॉजिटिव हमेशा उसको क्या करेगा? रिपल्स करेगा।
तो आप इसको लाओगे अंदर तो ये इसको ढक लेगा इधर, लेकिन यहाँ से आपको फोर्स लगाना चालू कर दिया, बोलो, तो चार्ज को उठाकर यहाँ से यहाँ तक लाए, फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ। और साइंस के लैंग्वेज में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कवर होता है तो हम बोलते हैं वर्क डन हुआ, यानी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठाकर लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। समझ में आ रहा है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा। फिर से बोल रहा हूँ, सुनो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। The amount of work done to move a unit positive charge from infinity to a point inside an electric field is called electric potential of that point. Understood? Definition याद रहेगा ना? बोलो, the amount of work done, है ना? The amount of work done to move a unit positive charge from infinity to a point inside an electric field is known as electric potential of that point. Electric potential of that point. समझ में आया बच्चों? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे इस पॉइंट का, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। जितना वर्क डन करना पड़ा ए से बी तक लाने में उसे बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। समझ में आया? अभी भी नहीं आया? The amount of work done to move a unit positive charge from infinity to a point inside the electric field is known as electric potential of that point. ये वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको आप वोल्टेज के नाम से जानते हो। आपके घर में जो वोल्टेज बोलते हैं ना, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, 100 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो ये वोल्टेज ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज। समझ में आया? और साइंस के लैंग्वेज में उसका डेफिनेशन कुछ ऐसे दिया जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो अभी सपोज करो कि क्यू चार्ज को ले जाने में, सपोज करो इनफिनिटी से क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले जाने में डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है, तो 1 कूलम को ले जाने में कितना करना पड़ेगा? W/Q। और 1 कूलम को ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसको V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय V। समझ में आ रहा है? It is a scalar quantity, याद रखना आपको। It is a scalar quantity and denoted by V। इसको V से डिनोट किया जाता है, कैपिटल V से। ठीक है, therefore इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज। याद रखना क्या होता है? V इक्वल टू W/Q, V इक्वल टू W/Q। याद रख लेना बेटा अच्छे से, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएंगे। V इक्वल टू W/Q। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट इज वोल्ट। SI यूनिट इज व्हाट? इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट हो जाता है, जिसको V से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? आया बच्चों समझ में? यस सर। तो आज का टॉपिक मैं यही क्लोज करता हूँ। आज हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टार्ट किया था। फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो, बोलो मैं कर देता हूँ।
सर चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, फिजिक्स का पहला टॉपिक होगा ये। ओके सर। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, यहाँ तक ये चार्ज का हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? सर ये पूरा है? ये चार्ज का पूरा है। यस चार्ज के लिए पहले लिखोगे ना, पहला चार्ज का टॉपिक होगा। आप जूम करके बाद में देख लेना क्या क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, और अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थोड़ा और बढ़ेंगे हम आगे। तो इतना तक आप नोट डाउन कर लो, अपना नोट्स बना लो, बेटर होगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा आपका ये नोट्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये मेरी लैंग्वेज है जो बहुत सिंपल में है, आपको काम करेगा ये, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।